देखिए 2025 में हमें ये ध्यान रखना होगा कि ग्लोबल लेवल पर थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी। कुछ समय पहले भी ये प्रेडिक्शन दिया था। भोपाल अब तक का सबसे ठंडा शहर रहा नवंबर में, बड़ा रिकॉर्ड टूटा है जी। और इधर समुद्र भी गरज ही रहा है, उसमें लगातार परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। देखिए, विवाह एक ऐसी समस्या है जिसमें हमें साथ में घर को बारीकी से देखना है। उसमें राहु है, शनि है, मंगल है, केतु है। प्लैनेट ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। प्लैनेट्स में वो ताकत नहीं है अच्छा या बुरा करने की। प्लैनेट्स हमें इंडिकेट करते हैं कि कब तुम्हारा अच्छा होगा, कब तुम्हारा बुरा होगा। योगी जी का सूर्य और मंगल बहुत प्रखर है जी। तो राहुल गांधी जी, यद्यपि उनमें भी योग हैं, ज्योतिषीय योग हैं। अब लोग अपनी पार्टी के नेता को माने ना माने, आज के कुलवृक्ष पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर, आध्यात्मिक गुरु पवन सिन्हा गुरु जी। इनकी एक पहचान और है जो हम सभी को नहीं पता है कि पिछले 27 सालों से डीयू में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं प्रोफेसर के रूप में। यह आम जनता को नहीं पता है। तो नमस्कार, आज चर्चा करेंगे आपके साथ में आपके बारे में, क्योंकि एक पहचान आपकी समाज में है। एक बड़े एस्ट्रोलॉजर और आध्यात्मिक गुरु के रूप में हम सब आपको देख रहे हैं। लेकिन आप मूलतः कहाँ से हैं और पूर्वज की पृष्ठभूमि क्या थी आप? मुरादाबाद का एक शहर है, उत्तर प्रदेश का एक शहर है मुरादाबाद। मेरा जन्म वहीं पे हुआ, वहीं मैं पला बढ़ा और मेरी ज़्यादातर एक्टिविटीज़ उसी शहर की, मुरादाबाद की हैं। और मेरे पिताजी रेलवेज में थे जी। और बड़े ईमानदार अधिकारी रहे वो रेलवेज के, और गीता के वह जानकार थे जी। और माताजी मेरी रामायण की जानकार थी और उनको लगभग आधी रामायण तो याद ही थी। तो माताजी ने ही मेरी देखभाल करी क्योंकि पिताजी बचपन में ही छोड़ गए थे जी। तो माताजी ने मेरा लालन पोषण किया। पिताजी आज भी हृदय में है, साथ रहते हैं उस नाते से जी। लेकिन माताजी का प्रभाव मेरे ऊपर बहुत ज्यादा रहा। बहुत ही कम उम्र में आप आध्यात्म की तरफ आए। किसने आपको ऐसा प्रेरित किया कि आप आध्यात्म की तरफ जाएं? पूजनीय रामकृष्ण जी महाराज, जिनको मैं अपना गुरु मानता हूँ जी, उनके ही वचनों से, उनकी वाणी ने मुझे बहुत प्रेरित किया। साथ ही साथ जो मेरे पिताजी की सोच थी, यद्यपि मैं कभी कभी सोचता हूँ कि उनका शरीर यदि लंबे समय तक हमारे साथ रहता तो मैं बहुत कुछ उनसे सीख पाता, लेकिन फिर भी उनकी जो सोच थी या माता जी की मेरी जो सोच थी वो इतनी पवित्र थी कि मैं स्वयं भी इस ओर चल दिया जी। तो ये मूलतः मेरे गुरु का ही प्रभाव था जी। कि मैं ईश्वर की खोज के लिए भटकना शुरू हुआ, जो बहुत जरूरी भी है। बिना भटके किसी को ईश्वर नहीं मिलते, ज्ञान प्राप्त नहीं होता। तो तभी से मेरा भटकाव शुरू हुआ और भटकाव ही सबसे अच्छी शुरुआत होती है किसी भी यात्रा की। तो मेरे साथ ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, तो मैं भटका। यद्यपि मुझे कुछ अधिक करना नहीं पड़ा, मेरे गुरु महाराज जी ने ही सब कुछ किया। मैं तो आज भी बहुत कुछ नहीं जानता, थोड़ा सा कुछ जानता हूँ बस। जो भी कुछ है वो सब गुरु महाराज जी की देन है, उन्हीं की कृपा है, भगवती जी की कृपा है। तो काम चल रहा है और कार्य उनका है, नाम मेरा हो रहा है जी। एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र जो है काफी बड़ा सब्जेक्ट है और आजकल देश में बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजी के एप्लीकेशंस आ गई हैं और बहुत सारा एस्ट्रोलॉजी पर कार्य हो रहा है। तो उससे संबंधित अब कुछ सवाल होंगे हमारे। बिल्कुल। जो एस्ट्रोलॉजी में जो रेमेडीज होती हैं और हर एस्ट्रोलॉजर अलग अलग रेमेडी बताता है अलग अलग चीजों के लिए, तो क्या वह सच में कार्य करती हैं कि नहीं करती हैं? जी, रेमेडीज काम करती हैं। अपने प्रेडिक्शंस में तो मैंने देखा है
मैं प्रेडिक्शन से ज्यादा रेमेडी पर ध्यान देता हूँ, और जो लोग उन रेमेडीज को करते हैं उनको लाभ तो जरूर होता है। ग्रह का जो विकिरण है या उसका जो मैग्नेटिज्म है उसे दूर रखना है या अपने ऑरा में पास लाना है, यही है रेमेडी बेसिकली। तो दूसरी तरफ पश्चाताप है, सेवा भाव है, तो हम कुछ दान आदि करते हैं, उस दान से प्रभु प्रसन्न होते हैं, तो यही रेमेडीज होती हैं। मैं इन्हीं रेमेडीज को मानता हूँ। इसके इतर तो सब प्रार्थना ही है। प्रार्थना मनुष्य का पूरा भविष्य बदल सकती है, जन्म बदल सकती है। तो अगर ये हो तो अच्छा है। बाकी बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी खोज है, अपनी अपनी सोच है, वो किस तरीके से क्या सोचते हैं, क्या उनका अपना अनुभव रहा है, क्या उनकी खोज रही है, तो ये तो उनके ऊपर है। मैं तो यही जानता हूँ और यही मैं प्रयोग में लाता हूँ और इससे फायदा होता है जो कर लेता है उसको। गुरुजी, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स की अलग अलग रेमेडीज होती हैं एक ही चीज के लिए, तो ऐसा क्यों होता है? दरअसल ज्योतिष एक बहुत वृहद विज्ञान है और इसमें एक ही मार्ग नहीं होता, अनेक मार्ग होते हैं एक मंजिल तक पहुंचने के। तो किसी का कुछ अनुभव है, किसी का कुछ अनुभव है, किसी के गुरु ने कुछ अनुभव दिया है, किसी के गुरु ने कुछ अनुभव दिया है, तो वही अनुभव लेके वो समाज में आते हैं। और आशा करता हूँ कि वो सब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए होंगे, तभी ये सारे अच्छे परिणाम वो दे सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंट नहीं किया, केवल ऐसे ही ब्लफ मारते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हर प्रकार के लोग होते हैं, तो ये फिर असर नहीं करते। अब गुरुजी, एक ऐसा सवाल है जो बहुत ही वाजिब है और होना भी चाहिए कि आजकल कोर्सेज चल रहे हैं ज्योतिष को लेकर, जहाँ पर है कि आप ये कुछ पैसे का कोर्स है, 1 महीने का, 2 महीने का, आप इसको कर लीजिए और आप एस्ट्रोलॉजर बन जाइए। क्या संभव है ऐसा कि 2 महीने या 6 महीने की कोर्स करके आप एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं? संभव है, क्योंकि अगर किसी कोर्स में अनुभव नहीं है, किसी कोर्स में प्रैक्टिस नहीं है, तब आप कैसे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे? और मैं तो कहता हूँ 3 साल का कोर्स भी वो कम है। एस्ट्रोलॉजर बनने के लिए 5-6 साल चाहिए कम से कम जी। और वो भी तब जब आप सतत रूप से काम कर रहे हैं। मैं किसी को डिस्करेज नहीं कर रहा, लेकिन मेहनत करनी पड़ती है। अब जैसे एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है, मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करता हूँ, तो पॉलिटिकल साइंस में हमने ग्रेजुएशन किया, फिर मास्टर्स की, बहुत सारे लोग पीएचडी की तरफ जाते हैं जी। तो पीएचडी की, तब कहीं जाके उस सब्जेक्ट की पकड़ बनती है, अन्यथा पकड़ नहीं बनती है। तो ये सोच कि 6 महीने में कोई ज्योतिषी बन जाएगा तो संभव नहीं है। हाँ, 2-3 सिद्धांत वो सीख सकते हैं उसके, लेकिन समय लौट फिर के उतना ही लगेगा, क्योंकि मान लीजिए 2-3 सिद्धांत सीख लिए उन्होंने, अब उसका अभ्यास करते करते उन्हें फिर 3-4 साल ही लग जाएंगे। और मैं नवोदित ज्योतिषियों से ये निवेदन भी करूंगा कि जब तक आपका अध्ययन पूरा ना हो, जब तक आपने अच्छे से अभ्यास ना कर लिया हो, तब तक कृपा करके लोगों को सलाह मशवरा मत दीजिए। क्योंकि हम कहते हैं ज्योतिष से लोगों को ज्योति मिलती है और उस ज्योति से उनका पथ स्पष्ट होता है, तो हर वो चीज जो अच्छा कर सकती है बुरा भी कर सकती है। तो हमारी सलाह किसी का नुकसान भी कर सकती है। ठीक उसी तरीके से जैसे चिकित्सक की सलाह लाभ भी कर सकती है और गलत सलाह हो गई तो वो नुकसान भी हो जाएगा मरीज का। तो ये ध्यान रखिए। और मोरालिटी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब तक आपका हृदय ना कहने लगे कि हाँ अब हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तब तक प्रेडिक्शन मत कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ शेयर मार्केट का। बहुत सारे लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड प्रेडिक्शंस करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मान लीजिए अगर आपकी प्रेडिक्शन पे पकड़ नहीं है तो उसका बुरा हो जाएगा, प्रेडिक्शन पे पकड़ है तो उसका अच्छा हो जाएगा। अब थोड़ा बहुत गलत सही तो सभी का होता है, तो मनुष्य की प्रकृति है, विज्ञान का इसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी इतने शॉर्ट टाइम में कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बनता और कोई ऐसा सर्टिफिकेशन नहीं संभव है। कम से कम 1-2 साल तो उसे मेहनत करनी ही चाहिए, तब कहीं जाकर वह ज्योतिष
बनने की राह में चलना शुरू होता है। जी। अब इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि आजकल हम एस्ट्रोलॉजी कई ऐप हम देख रहे हैं जहां पर हम जाते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, अपना बर्थ प्लेस डालेंगे और हमें वो 5 मिनट में हमारी सारी चीज़ें बताना स्टार्ट कर देता है। तो क्या संभव है कि 5 से 10 मिनट में हमें हमारा भविष्य कोई इस तरीके से बता सकता है? इसमें कितना समय लग सकता है अप्रोक्स आपके हिसाब से? देखिए, ऐप का प्रयोग या ज्योतिष के जो प्रोग्राम्स हैं उसका प्रयोग इस मामले में तो एकदम ठीक है कि आपको आंकड़ा मिल गया, जो आपको कुंडली बनी बनाई मिल गई जी। वहां तक तो ये ठीक है कि अब आपके घंटे 2 घंटे बच गए, लेकिन प्रेडिक्शन तो मनुष्य को करना है जिसमें समय चाहिए जी। बहुत सारी चीजें हैं, सब जनरल नेचर की हैं कि करते बहुत है मिलता कम है, सबके साथ ही होता है। खुश रहना चाहते रह नहीं पाते, सबके साथ ही होता है ना। सबका भला करते हैं, आपको बुराई मिलती है, सबके साथ भी होता है। इवन एक डाकू भी यही सोचेगा कि मैं नहीं सबका भला किया, मुझे बुरा मिला। सही कह रहा है। हाँ। तो वो एक बड़ा जनरल सी बात है, वो ऐप्स कह देते हैं। हालांकि मेरा ऐप से बहुत ज्यादा परिचय नहीं है क्योंकि मैं ऐप आधारित ज्योतिष कभी किया नहीं, लेकिन मेरा ये मानना जरूर है कि एस्ट्रोलॉजर ही इम्पोर्टेंट है। ऐप से या ज्योतिष के जो प्रोग्राम्स हैं उनसे हमें कुंडली तैयार मिल जाती है, तो वह समय तो बच जाता है जी। बाकी प्रिपरेशन और या प्रेडिक्शन व्यक्ति को ही करना चाहिए। गुरुजी, जैसे कि हम डेली राशिफल देखते हैं, अलग अलग चैनलों पर अलग अलग ज्योतिषाचार्य राशिफल बताते हैं, 12 राशियां हैं, सबके राशिफल होते हैं। आपको भी कई बार हम देखते हैं लाइव। तो अगर मान लीजिए कि कोई एक राशि है, जैसे कन्या राशि है, और कन्या राशि के लाखों लोग हैं इस देश में जो उस नाम के हिसाब से जो राशि मानते हैं, तो कन्या राशि के राशिफल में जो आज प्रेडिक्शन हमें बताया गया है, क्या वो सब पर लागू होता है? जनरल प्रेडिक्शंस है और ये सब पर लागू हो जाते हैं जी। किसी पे कम, किसी पे ज्यादा, किसी पे बहुत ज्यादा, लेकिन लागू ये होता है। कन्या राशि है, यदि जन्म की चंद्र राशि से जी। अगर किसी की भी कन्या राशि पड़ती है तो उस पर कम ज्यादा वो प्रेडिक्शन चल जाता है। गुरुजी, क्या किसी का चार्ट देखकर उसके परिवार का प्रेडिक्शन किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। जैसे चौथा घर है माता और ननिहाल, 10वां घर है पिता और ददिहाल जी। उसके बाद 9वां घर भी पिता की स्थिति को बताता है, तो बिल्कुल प्रेडिक्शन की जा सकती है, लोग ये बता सकते हैं। और तीसरा घर है, 11वां घर है, भाई बहनों का घर है, तो इस प्रकार से स्थितियां स्पष्ट की जा सकती हैं जी। गुरुजी, प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है ग्रहों की, वह किस प्रकार से जो है असर करती हैं? देखिए, पहली चीज, प्लैनेट ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं। प्लैनेट्स में वो ताकत नहीं है अच्छा या बुरा करने की। प्लैनेट्स हमें इंडिकेट करते हैं कि कब तुम्हारा अच्छा होगा, कब तुम्हारा बुरा होगा। अच्छा और बुरा हमारा कर्म करता है, जो संचित हो गया, संचित के रूप में वो इस जन्म में हमको मिल रहा है। तो हमको उसका रिवॉर्ड भी मिल सकता है, हमको उसकी सजा भी मिल सकती है। तो वो प्लेनेट जो मूव कर रहा है वो ये बताएगा। अब साइंटिस्ट इसमें मजाक उड़ाते हैं कि इतनी दूर ग्रह है और कैसे तुम्हें बता देगा। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ कि क्या भी आपने रिसर्च की है कभी? जी। हम तो प्रोसेस हमें नहीं मालूम, लेकिन रिजल्ट तो दे रहे हैं। तो इसका मतलब अगर रिजल्ट आ रहा है, जैसे मैंने सांस नहीं देखी लेकिन ले रहा हूं और जीवित हूं उसकी वजह से, तो रिजल्ट तो आ रहा है ना। तो मैंने तो नहीं देखा, मैं ये मानता हूं, लेकिन रिजल्ट तो दिख रहा है। तो क्या आपने ऐसी कोई रिसर्च की है? अगर रिसर्च नहीं की है तो फिर कहने के अधिकारी नहीं है। विज्ञानवाद तो यही कहता है। तो कोई भी व्यक्ति साइंटिस्ट हो सकता है, कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये टेम्परामेंट है। ये कॉमर्स वाले में भी हो सकता है, ये ह्यूमैनिटीज वाले में भी हो सकता है, ये बिना पढ़े लिखे व्यक्ति में भी हो सकता है। ये टेम्परामेंट है। इंक्वायरी is a part of temperament of human nature। तो अगर
वो इस तरीके से चीजों को खोजेंगे तो उनको पता लग जाएगा। तो ये जो प्लैनेट्स हैं ये इंडिकेट करते हैं कि तुम्हारा बुरा या अच्छा कब होगा और कितना होगा। जी गुरुजी, दशा क्या होती है और ये कैसे काम करती है? देखिए, हर प्लेनेट की एक दशा होती है जी। दशा का मतलब यह है कि अब मेरा वक्त आ गया। वो प्लेनेट कहता है मेरा वक्त आ गया जी, या प्लेनेट कहता है मेरा वक्त चला गया जी। तो प्लेनेट का जब समय होता है तो उस दशा में वो और ताकतवर हो जाता है। तो अच्छा भी उस समय में कर सकता है और अधिक बुरा भी उस समय में वो कर सकता है। दोनों ही तरीके, दोनों ही उसके प्रोसेस होते हैं। तो जैसे मान लीजिए 8वें घर का कोई प्लेनेट है और उसकी स्थिति 6 या 12वें भाव में पड़ गई है तो वो डेफिनेटली रोक देगा ही देगा अपनी दशा में जी। मार्केश है जैसे 8वें भाव या 7वें भाव की दशाएं आ गई या दूसरे भाव की दशाएं आ गई तो ऐसे में कम या ज्यादा मार्केश का यानी चोट लगना, बीमारी होना, ऑपरेशन होना या बाकी बहुत ज्यादा दुख इन मनुष्य को उसके जीवन में पता लगना, ये सारी चीजें होंगी। तो दशाओं में कोई भी प्लेनेट ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। उसके बाद वो और अच्छा भी कर सकता है, बुरा है अगर कुंडली में तो वो और बुरा भी कर सकता है जी। गुरुजी, जेम स्टोन्स के बारे में एस्ट्रोलॉजर्स बहुत बताते हैं पहनने के लिए, तो इससे क्या फायदे होते हैं और क्या इसका कुछ नुकसान भी हो सकता है जेम स्टोन्स पहनने का? बिल्कुल, दुनिया में एक सिद्धांत है जो हम सबको याद रखना चाहिए, अगर कोई चीज फायदा देती है तो वह नुकसान भी देती है। जेम स्टोन मैं तो चूंकि बताता नहीं हूँ। अच्छा। मेरा तो व्यवहार पर, प्रभु की प्रार्थना पर, जड़ी बूटियों पर, इन्हीं पर ज्यादा फोकस रहता है, भोजन पर, इन सब पर फोकस रहता है। अब जेमस्टोन का जो इस्तेमाल है वो थेरेपेटिक ज्यादा है, यानी स्वास्थ्य को लेके जेमस्टोन बड़े जबरदस्त कारगर हैं जी। लेकिन ऐसे ही जेमस्टोन नहीं पहनाने चाहिए और ऐसे ही जेमस्टोन नहीं पहनने चाहिए। हो सकता है वो जेमस्टोन जो है वो नुकसान ज्यादा कर जाए जी। तो बहुत ध्यान से यदि कोई जेमस्टोन बताते हैं तो बहुत ध्यान से बताएं। कुछ लोग मैंने देखा है जेमस्टोन 2-2, 3-3, 4-4 जेमस्टोन बता देंगे। तो थोड़ा सा बचें इन सब चीजों से तो अच्छा है, क्योंकि ये म्यूचुअल कॉन्ट्रडिक्शन अगर हुआ जेमस्टोन्स में तो व्यक्ति का एक तो पैसा भी खर्च हो गया जी। और उसको नुकसान शुरू हो जाएगा जी। गुरुजी, नक्षत्र का क्या महत्व होता है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नक्षत्र ऐसा समझ लीजिए कि बिल्कुल मेरा निज कमरा जहां मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूं। तो मेरा जो जन्म का नक्षत्र होता है वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है जी। अगर वो अच्छा है यानी अच्छे उसकी जो मिल्कियत है, उसकी जो लॉर्डशिप है वो अच्छे प्लेनेट की है तो ये जन्म का नक्षत्र का जब जब समय आएगा या तो योगिनी दशाओं से भी हम इसको देखते हैं, जब जब समय आएगा तब तक मनुष्य बहुत उन्नति करेगा जी। अच्छा, नक्षत्र का मैं आपको सिद्धांत बताऊं जी। कि आपने पूछा कि मैं फला व्यक्ति से मिलने जा रहा हूं, क्या ये संभव है? नक्षत्र से देखा, कैलकुलेशन आ रही है नहीं जी, संभव मुलाकात होगी नहीं। आपने कहा कि अरे मैंने तो समय लिया हुआ है और इस समय में वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे जी। कुछ ना कुछ आपके साथ या उनके साथ ऐसी दिक्कत आएगी कि मुलाकात नहीं हो पाएगी। ये कमाल है जन्म नक्षत्र का जी। मतलब नक्षत्र ये बता सकते हैं कि आपको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, या किसी भी कार्य के लिए अगर हम करने जा रहे हैं तो नक्षत्र देख के करना चाहिए जी जी, जी। तो मूलतः भारत का जो ज्योतिष है वो नक्षत्र आधारित ज्योतिष है, राशि आधारित ज्योतिष नहीं है। ये ग्रीक से आया जी। तो दुनिया में ज्ञान का आदान प्रदान सदा ही होता रहा है, तो राशि वाला इजी पड़ता है, इसलिए हम लोग राशियों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, नक्षत्र पर ध्यान कम देते हैं। गुरुजी, क्योंकि आप एक इस पर रिसर्च भी करते हैं, आपका ये संस्था मतलब आश्रम है, ये एक रिसर्च सेंटर की तरह भी है, तो आप बताएं कि पहली बार आपके हिसाब से ज्योतिष की शुरुआत भारत में कब हुई होगी, किस काल में हुआ होगा? 8,500 वर्ष से पुराना है
ऋषि भृगु से ये प्रारंभ माना जा सकता है। उन्होंने एक सिस्टम खोजा, उस सिस्टम पर फिर धीरे धीरे काम आगे बढ़ता गया। लेकिन हमें इसके साथ साथ और भी चीजें, हम यदि रामायण में जाते हैं तो दशरथ जी जिस प्रकार की वाणी बोलते हुए श्री राम जी का राजकुमार से राजा के रूप में उनका राज तिलक कराना चाहते हैं, वो वाणी एक ज्योतिषी की वाणी है। अच्छा। श्री कृष्ण, महाभारत काल की बात करता हूँ, श्री कृष्ण ये चाल देखते हैं ग्रहण की। अच्छा। और इसके अनुसार वो अर्जुन से कहते हैं चुप रहो, ये अभी उतर के बाहर आएगा तभी से मार देना जी। तो इन लोगों को ज्योतिष का बहुत ज्यादा ज्ञान था। वैदिक काल से ही वेद के 6 अंग हैं, जिसमें से एक है ज्योतिष, यानी ब्रह्मांड को समझना, उसमें फलित नहीं है, ब्रह्मांड को समझना। तो ये समय तो हमारा वैदिक काल ऋग्वेद से शुरू हो जाता है कि हमें ज्योतिष की पकड़ के बिना वेद समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से देखा जाए तो हजारों साल पुराना है। 8,500 साल से हमें बहुत सारे सिद्धांत मिलने शुरू हो गए थे। अब गुरुजी, ये प्रमुख समस्याएं हैं समाज में जिसके लिए लोग ज्यादा ज्योतिष की तरफ भाग रहे हैं, जिसमें पहला है विवाह कब होगा, दूसरा है जॉब लगेगी नहीं लगेगी, पोस्टिंग ट्रांसफर, और इधर डिवोर्स में भी जब होने वाला होता है या होने की संभावना बनती है तो लोग इसकी तरफ जाते हैं। तो विवाह से रिलेटेड मान लीजिए किसी को समस्या नहीं हो रहा है तो उसको क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, विवाह एक ऐसी समस्या है जिसमें हमें साथ में घर को बारीकी से देखना है जी। उसमें राहु है, शनि है, मंगल है, केतु है, साथ ही साथ 8वें घर का बैठा हुआ मंगल है या 12वें घर में बैठा हुआ मंगल है, यानी मंगलीय हॉरोस्कोप है। तो विवाह का सुख उसको लेट मिलेगा, चाहे विवाह लेट हो चाहे विवाह जल्दी हो जाए, लेकिन सुख लेट मिले। मेरा वर्ड यहाँ पर है सुख का, यानी विवाह तो हो गया हाँ। लेकिन विवाह में तारतम्यता नहीं बन रही और सामंजस्य नहीं बन रहा, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत हैं, बात कब अक्सर डिवोर्स तक आ जाती है। तो विवाह का सुख लेट मिलेगा। तो ये सारे जो प्लैनेट्स हैं विवाह का सुख या तो नहीं ही देते हैं या डिले कर देते हैं। जैसे शनि राहु है, शनि मंगल है, सप्तम भाव में, ये विवाह का सुख नहीं देंगे। अब इसकी रेमेडी क्या की जाए? देखिए, सबसे पहले एक मंत्र जिस पर मुझे विश्वास है वो है ओम अंगारकाय नमः जी। एक ये मंत्र है। दूसरा कुंभ विवाह, कुंभ के साथ विवाह करना जी, और उसके बाद घड़े को फोड़ देना। तो वो जो एक विवाह का इमेच्योर मैरिज का जो योग था वो खंडित हो गया जी। तो इस प्रकार से ये योग, या तांबे का छल्ला है अनामिका में धारण कर लिया, या लोहे का छल्ला मध्यमा में धारण कर लिया। शनिवार के दिन साबुत उड़द की दाल और सरसों का तेल, इसका दान हमने करना शुरू कर दिया जी। तो या फिर जो कुकिंग के बर्तन होते हैं लोहे वाले, उनका मंगलवार को कभी कभी दान कर दिया। तो ऐसे ये कुछ रेमेडीज हैं जो वैवाहिक सुख दे सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि लोग रेमेडी करते हैं, अभीष्ट फल की प्राप्ति हो जाती है, फिर रेमेडी छोड़ देते हैं। छोड़ते ही नुकसान शुरू हो जाएगा जी। तो उसको उन्हें जीवन पर्यंत करते रहना चाहिए जी। अब गुरुजी, इसी प्रकार जैसे किसी की जॉब नहीं लगी, कोई युवा है बहुत परेशान है, उसका जॉब नहीं लग रहा है जी, या जिस फील्ड में है उस फील्ड में जॉब नहीं पा रहा है, उसने आईआईटी की पढ़ाई, आईआईटीएन है वो, और वो पता लग रहा है कि वो यूएस के अंदर जो है टैक्सी ड्राइविंग कर रहा है, ऐसा एक केस भी सामने आया। तो इस जॉब के लिए क्या रेमेडीज हैं अपने सही, उसके लिए कुछ है? 2 चीजें बड़ी बढ़िया है। गायत्री मंत्र का जप जितना अधिक हो सके जी, और इसमें सफेद चंदन की माला से करें, और दूसरा है सूर्य को जल देना। ये 2 चीजें तो हैं। अब बाकी तो कुंडली के
अनुसार अलग अलग रेमेडीज होती हैं। वो रेमेडीज तो मैं एकदम से नहीं बता पाऊंगा क्योंकि बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो किस कुंडली में क्या रेमेडी बने तो वो तो अभी बताना मुश्किल है। लेकिन ये दो रेमेडीज ऐसी हैं जो कोई भी कर सकता है जिसको जॉब में परेशानी लग रही है। गुरुजी, संतान प्राप्ति या पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय हैं, क्या कुछ रेमेडीज हैं, क्या कुंडली देखकर बताया जा सकता है कि इस व्यक्ति को इतने बालक होंगे, इतनी बालिकाएं हो सकती हैं? बिल्कुल, बड़े आसानी से बताया जा सकता है, लेकिन मैं इस प्रश्न से बचता हूँ क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ पुत्र पुत्री एक से हैं। तो मैंने इसलिए आज तक कभी जीवन में पुत्र होने के उपाय बताए ही नहीं। उपाय हैं और उसका एक नियम भी है और मेडिकल साइंस भी उस नियम को मानती है लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्टेंस ही रखता हूँ उससे। तो जो ईश्वर दे रहे हैं पुत्री या पुत्र वही स्वागत योग्य है। जी गुरुजी, सबसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है गोत्र और कुल देवी। तो अब इस पर सवाल है, गोत्र और कुल देवी का हमारे सनातन धर्म में क्या महत्व है? कुल देवी का तो बहुत महत्व है और प्रत्येक व्यक्ति को उनकी कुल देवी पता होनी चाहिए और प्रयास ये करें कि वर्ष में एक बार अपने कुल देवी के मंदिर में अवश्य जाएं। वहाँ फेरा लगाएं, जरूर लगाएं, वहाँ बैठें, पूजा करें और जो कुछ भी कुल देवी के मंदिर के लिए मदद हो सकती है वह जरूर करें। तो कुल देवी हर परिवार के अलग अलग भी हो सकते हैं। एक गांव में 10 परिवार हैं, 10 की अलग अलग भी हो सकती है। कभी किसी ने किनको कुल देवी या अथवा देवता के रूप में मानना शुरू किया और वही फिर परंपरावश चलना शुरू हो गया। तो कुल देवी की उपासना तो करना बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज आती है गोत्र की। देखिए, जब ये गोत्र शुरू हुई थी तब और आज में बहुत अंतर आ गया है। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। अब वैसे तो गोत्र का पालन होना ही चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं वह जीन्स पर प्रभाव डालते हैं। गोत्र तो एक ही ग्राम से निकले हुए लोग एक ही गोत्र के हैं या एक ही परिवार के लोग एक ही गोत्र के हैं। 12 प्रमुख गोत्र हैं। तो अवॉइड करना चाहिए मैरिजेस क्योंकि सगोत्रीय विवाह अक्सर देखा गया है कि बहुत ज्यादा फलते नहीं हैं। तो लेकिन दूसरी चीज ये भी है कि आज गोत्र की शक्ति उतनी नहीं रही जितनी आज से 2000 साल पहले हुआ करती थी। बदलती हैं चीजें, हमारे जीन इफेक्ट्स चेंज होते हैं। तो लेकिन मानने वाले तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए। गुरुजी, भगवत गीता में भी भागवत में भी इसका जिक्र मिलता है कि जैसे हमारे वेद शास्त्रों में कि अगर आप कोई भी कर्म कांड करते हैं, अगर आपको अपना सही गोत्र नहीं पता है तो उसका उचित फल नहीं मिलता है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, फल तो देखिए, फल भाव का मिलता है वो बाकी किसी कर्म कांड का नहीं मिलता। मैं मेरे प्रभु से कितना एकात्मकता की ओर जा रहा हूँ उसका, मैं उनके लिए कितना प्यार से विहल हो गया हूँ, कितना मैंने उनको समर्पण कर दिया अपना, मैं हृदय से कितना प्रेम उनसे कर बैठा हूँ, ये सब उस पर निर्भर अधिक करता है। देखिए, हमने आचमन किया, संकल्प लिया, ये भी जरूरी है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा, मैंने किया। लेकिन मान लीजिए ऐसा कोई व्यक्ति है जो संकल्प करने के लिए जिसके पास हाथ नहीं है, फिर तो क्या भगवान उसे आशीर्वाद नहीं देंगे या उसका जो मानसिक संकल्प है उसे नहीं स्वीकारेंगे? तो मेरा इस मामले में सोचना ये स्पष्ट है। यद्यपि मैं संकल्प की, आचमन की, आसन शुद्धि की, इन सारी प्रक्रियाओं में मेरा विश्वास है, ये अवश्य होनी चाहिए।
और इसमें गोत्र भी अवश्य होना चाहिए, मनुष्य को पता जरूर होना चाहिए। लेकिन एक चीज जरूर है कि अगर नहीं पता है तो ऐसा नहीं कि पूजा निष्फल हो जाएगी उसकी। बहुत सारे तरीके हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि मैं इतने भाव से प्रार्थना कर रहा हूँ, इतना ध्यान में जाकर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु मजबूर होंगे मेरी भक्ति को स्वीकारने में। जी गुरुजी, कुल देवी, अगर सही कुल देवी आपको नहीं पता है और अगर आप कुल देवी की पूजा नहीं करते हैं तो उसके क्या नुकसान है, और अगर करते हैं तो उसके क्या फायदे हैं? देखिए, ऐसा कोई भी अपराध जो अनजाने में किया गया हो वो क्षम्य है जी। और ऐसा कोई भी अपराध जो जानबूझकर किया गया हो अक्षम्य है जी। तो जब हमें पता ही नहीं तो न लाभ न हानि जी। जब पता है और हम उपासना करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं तो लाभ अवश्य होगा। जब हमें पता है और हम ध्यान नहीं रखते हैं, उन्हें इग्नोर करते हैं, तब हानि अवश्य होगी जी। लेकिन जब नहीं पता तो अब इसमें क्या कर सकते हैं सिवाय इसके कि पता करने की कोशिश करते रहिए लगातार। और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें 30, 40, 50 साल के बाद पता चला यह कुल देवी है जी। तो आप भी प्रयत्न करते रहिए। देवी जी का मन होगा या देवता का मन होगा तो वो स्वयं आपको ऐसे इंडिकेशंस देंगे जिससे आप उनके करीब पहुंच सकें जी। गुरुजी, राजनेताओं से रिलेटेड कुछ सवाल करूंगा क्योंकि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते भी हैं। आगामी 2029 की बात करें, जब देश को ऐसी संभावना है कि नया प्रधानमंत्री मिल सकता है, तो दो चेहरे बहुत ज़्यादा दिखते हैं। वर्तमान विपक्ष की ओर से राहुल गांधी का चेहरा दिखता है और माननीय योगी जी का चेहरा भी हमें दिखता है। और ऐसा हम देखते हैं कि पूरे देश में योगी जी को लेके एक अलग क्रेज है लोगों में, मतलब वो चाहते हैं। तो आपका प्रेडिक्शन क्या है कि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो किसके ग्रह नक्षत्र ज्यादा बेहतर हैं प्रधानमंत्री बनने के लिए? देखिए, योगी जी का सूर्य और मंगल जी बहुत प्रखर है जी। तो राहुल गांधी जी, यद्यपि उनमें भी योग हैं, ज्योतिषीय योग हैं। अब लोग अपने तरीके से अपनी पार्टी के नेता को माने ना माने, दूसरे लोग ना माने, वो सब अलग बात है, मैं उस पर नहीं जा रहा। मैं विशुद्ध ज्योतिषीय विचार दे रहा हूँ। तो जो माननीय योगी जी का सूर्य और मंगल, ये दो बहुत महत्वपूर्ण ग्रह हैं उच्च पद तक पहुंचने के लिए। तो यहाँ पर उनके पास अधिक शक्तिशाली हैं बनिस्बत श्री राहुल जी के जी। ज्योतिष में क्या होता है, हम किसी एक व्यक्ति को ये नहीं कह सकते कि यही होगा जी। क्योंकि यहाँ स्पर्धा होती है। तो जहां स्पर्धा होती है वहां बाकी लोगों की कुंडली कमजोर होनी चाहिए जिसे जीतना है उससे जी। ऐसे ही खेल में भी देखिए जी। तो उस स्पर्धा की यदि मैं बात करूं तो अभी तक जो योगी जी के पास है वो योग किसी अन्य के पास नहीं है। लेकिन इसमें एक नाम हमें और याद रखना चाहिए, हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का भी, वो नाम भी हम इग्नोर नहीं कर सकते उनको जी। तो क्योंकि ग्रह बल तो उनके पास भी अच्छा है जी। तो ये सब कंप्यूटर पे जो इंटरनेट पे जो हॉरोस्कोप्स है उसके आधार पे कह रहा हूँ, मेरा व्यक्तिगत कोई नहीं है उनसे रिश्ता नाता, या मैंने व्यक्तिगत रूप से उनकी कुंडली नहीं देखी है, मैं उसी आधार पे कह रहा हूँ। तो योग उनके भी कमजोर नहीं, तो कहीं ना कहीं दोनों में ये पोजीशन को लेकर बराबर की टक्कर रहनी है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि योगी जी की और अमित शाह जी की जो टक्कर हो सकती है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इसमें चूज करना इतना आसान नहीं होगा जी। 2025 एकदम मुहाने पे खड़ा है, आने वाला है। 2025 का वर्ष किन किन राशियों के लिए बहुत ही लकी रहेगा और कौन सी ऐसी राशियां रहेंगी जिनके लिए सामान्य रहेगा? देखिए, 2025 में हमें ये ध्यान रखना होगा कि ग्लोबल लेवल पर थोड़ी परेशानियां बढ़ेंगी। अच्छा।
भारत के स्तर पर भी मैंने कुछ समय पहले भी ये प्रेडिक्शन दिया था और कि समुद्र में परेशानी आएगी और मौसम में भी दिक्कत होगी। और देखिए भोपाल अब तक का सबसे ठंडा शहर रहा नवंबर में, बड़ा रिकॉर्ड टूटा है जी। और इधर समुद्र भी गरज ही रहा है, उसमें लगातार परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो 2025 में ये परेशानियां रहेंगी और शेयर मार्केट भी इतनी तेजी से ऊपर नीचे होगा कि कोई बहुत भाग्यवान व्यक्ति हो या जिसे शेयर मार्केट की बहुत अच्छी नॉलेज हो जी, वो तो इसमें बहुत बढ़िया कमा ले जाएगा। बाकी जो ऐसे ही काम करते हैं किसी की सलाह से, उनको दिक्कत हो जाएगी जी। तो 2025 अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जो बनेंगी, वैश्विक परिस्थितियां जो बनेंगी, उसके कारण से सावधान रहने का वर्ष है जी। इसमें जो अच्छा फल मिलता दिखाई दे रहा है, लगभग सभी राशियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा, 2025 में प्रत्येक राशि वाद विवाद से ग्रसित है जी। 2025 में प्रत्येक राशि शारीरिक कमजोरी से ग्रसित है। तो इसलिए इम्यूनिटी कमजोर होगी। इम्यूनिटी कमजोर होने की वजह से रोग बहुत जल्दी लोग पकड़ेंगे जी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोरोना जैसा कोई हाल होगा, लेकिन कोई ना कोई रोग जुलाई से अक्टूबर तक परेशान करेगा जी, सबको परेशान करेगा। बाकी अगर राशियों की बात करें तो मेष राशि का उत्थान है जी, वृषभ राशि का संघर्ष के साथ उत्थान है जी, कर्क राशि का संघर्ष के साथ स्थिति बेहतर होगी। बहुत मेहनत करनी इनको पड़ेगी लेकिन लाभ है। सिंह राशि वाद विवाद से बच गए अगर तो उत्थान है जी, अन्यथा उत्थान नहीं होगा। तुला राशि के लोगों के लिए घर, गाड़ी, संतान, विवाह, ये सुख दिखाई देते हैं जी। और धनु राशि के लिए भी स्थिति बहुत अच्छी है। आर्थिक स्थिति तो विशेष रूप से अच्छी दिखाई दे रही है, उसमें ये लोग करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे। मकर बहुत अच्छी रहेगी, लेकिन कुंभ अच्छी रहेगी संघर्ष के बाद जी। और मीन राशि को भी ये संघर्ष झेलने पड़ेंगे, लेकिन आर्थिक स्थिति में इम्प्रूवमेंट जरूर होगा जी। गुरुजी, देश में इस वक्त जो माहौल है जिसमें हम देखते हैं कि धार्मिक सौहार्द जो है किसी न किसी कारणवश आगे पीछे हो रहा है, उस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का प्रयास हो रहा है। फिर एक तीसरी आवाज़ आती है कि उसके अगर मस्जिद के नीचे मंदिर मिलेगा और तो उसके नीचे हमारा भी मंदिर मिलेगा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, एक समय ये था कि सनातन संस्कृति के अलग अलग पंथ थे। तो हिंदू पंथ हो गया एक तरीके से, फिर बौद्ध पंथ हो गया या मत कह लीजिए, जैन पंथ अथवा मत कह लीजिए, फिर आगे जाके 1500 में सिख मत आया या सिख पंथ आया। तो ये अलग अलग पंथ थे और उनके बीच में भेद नहीं था। आइडियोलॉजिकली अलग अलग सोच थी। एक पुनर्जन्म में विश्वास करता था, एक नहीं करता था। एक उपनिषदीय परंपरा में विश्वास करते थे तो दूसरे महावीर भगवान जी की परंपराओं में या उनकी कहनी में विश्वास करते थे। तो ये तो रहा, लेकिन इनके मंदिरों में कब्जाने वाली स्थिति नहीं रही कभी जी। कि हिंदुओं ने बुद्ध मंदिर को कब्जा लिया हो, ऐसी स्थिति नहीं रही, या उन्हें तोड़ दिया हो, ऐसी स्थिति नहीं रही। तो ये सोच तो जबरदस्ती राजनीति रूप से फैलाई जा रही है। मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, यद्यपि मैं अपने साफ मन से इस बात को कह रहा हूँ कि अभी जो राजनीति हो रही है उसमें जो मुस्लिम्स की राजनीति है वो दो मुद्दों को जबरदस्ती जोड़ रहे हैं हिंदुओं के साथ जी। वो कह रहे हैं हिंदू एक्सप्लॉयटेशन है, इसलिए ये दलित लोगों को भी नुकसान दे रहे हैं। भाई आप कौन होते दलित के बारे में? ये हमारे घर का मसला है, कोर्ट को कहने दीजिए, हमारे धर्मगुरुओं को सचेत होने दीजिए।
क्योंकि देखें, मैं तो जातिवादी में विश्वास करता नहीं जी। और लोगों से भी यही कहता हूँ कि भारत की प्रोग्रेस या सनातन की उन्नति जाति के साथ नहीं हो सकती। लेकिन वो जबरदस्ती दलित को ला रहे हैं, उसके बाद वो बुद्धिस्ट को ला रहे हैं। तो ये दोनों सोचें एक बहुत सोची समझी राजनीतिक स्ट्रेटेजी के कारण किया जा रहा है जी। इसका कोई रीजन नहीं है, कोई इसका साइंटिफिक पहलू नहीं है, सामाजिक कारण है। सामाजिक कारण क्या होते हैं, वही समाज उसको दूर करता है जी। बाबा साहब ने हमको जो रास्ता दिखाया, वो देखिए, वो रास्ता काम करता है जी। आज बहुत सारे दलित उस तरह से दलित नहीं है, उनकी मान्यता है, नौकरियों में वो है। तो धीरे धीरे जो अभी भी चीज है, ऐसे ही कोई फिर समाज में व्यक्ति आएगा, वो चीजों को ठीक करेगा जी। तो इसमें वो बोल रहे हैं, इसका मतलब यह है कि इन लोगों को भड़का रहे हैं हिंदुत्व के या हिंदूवादी सोच के विरुद्ध। गुरुजी, जैसा कि हम देख रहे हैं आज की वर्तमान परिस्थिति में, और किसी भी धार्मिक स्थल पर चले जाएं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहां पर पूजा पाठ नहीं हो पा रहा है, या मंदिरों में जाएं तो रात की आरती के लिए घंटी बजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स का यूज हो रहा है, वहां पे ड्रम्स बज रहे हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू। फिर भी क्या इस तरह से मंदिर ढूंढना, मस्जिदों में जाके मंदिर ढूंढना आपके हिसाब से सही है या गलत है? सही है। देखिए, वो मंदिर आज के नहीं है जी। वो मंदिर बहुत पुराने हैं, प्राचीन धरोहर है भारत की, आध्यात्मिक सामाजिक धरोहर है भारत की। तो वो जब ढूंढे जाएंगे तो उन मंदिरों में आरती करने के लिए लोग भी तत्पर रहेंगे, आएंगे भी, और वहां ऐसी दिक्कतें नहीं होंगी जी। और लोगों से भी मैं कहना चाहूंगा कि मान लीजिए मशीन से घंटा बज भी रहा है, गा तो सकते हैं ना लोग जी। तो 5, 7, 10 लोग इकट्ठे होकर अपने भगवान की, अपने प्रभु की आराधना तो कर सकते हैं, जो करनी भी चाहिए। अगर कोई संस्कृति लोगों से दूर रहती है या लोग उस संस्कृति से दूर रहते हैं तो नष्ट हो जाती है जी। तो लोगों को अपने मंदिरों में जाना चाहिए, लोगों को सत्संगों में अवश्य जाना चाहिए, और सत्संग में जाने से ना केवल धर्म के बारे में आप जानते हैं, बल्कि धर्म परायणता भी आती है। सत्संग में अगर परिवार जाए तो वह अपने घर बार के लिए सुख शांति लेकर आएंगे जी। तो वो तो वैसे भी करना चाहिए। तो ये दुख की स्थिति है कि लोग मंदिरों में नहीं जाते और वहाँ घंटे, इलेक्ट्रॉनिक घंटे बजते हैं या मैकेनिकल घंटे बजते हैं, लेकिन जो पुराने मंदिर हैं वहाँ ऐसा नहीं होगा, ये बात मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। सनातन संसद के बारे में आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि अब वो समय आ चुका है कि एक सनातन संसद हो जो भारत के जो धार्मिक स्ट्रक्चर है उस पर डिसीजन ले और उस पर कार्य करे? बहुत जरूरी है सनातन संसद हो जिसमें सबको प्रतिनिधित्व मिले, वहां पर कोई मोनोपोली ना चले किसी की कि हम ये पंथ के हैं, हम वो पंथ के हैं, हम ऊंचे, हम ये नीचे, ये सब अगर नहीं है तो सनातन संसद होनी चाहिए, बड़े स्तर पर होनी चाहिए, और इस धर्म सभा से एक स्ट्रक्चर डेवलप होना चाहिए। वो स्ट्रक्चर भारत के मंदिरों को देखे और भारत के मंदिरों का उत्थान करे जी। क्योंकि ये आवश्यकता भी है। अगर सब लोग अलग अलग स्वर में गाएंगे, तुम कभी भी एक अच्छा गीत तो उत्पन्न कर ही नहीं सकते। तो पहले जैसा होता था हमें वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए। अब राजा तो है नहीं, प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है नहीं, राष्ट्रपति जी का ये क्षेत्र है नहीं, तो अब क्या करें? अब शंकराचार्य हैं, वो आगे आए, लेकिन एक मत होकर, ये कांग्रेस के शंकराचार्य, भाजपा के शंकराचार्य, ये सोच के साथ ना आवे, और जिनको ज्ञान हो और जिनकी बात लोग सुन सके, पुरोहित वर्ग जिनकी बात को सुने, वो लोग एक साथ बैठे, 2-3 दिन, 4 दिन, 6 दिन लगा के एक स्ट्रक्चर तैयार करें, और इसमें
उन लोगों को जगह मिलनी चाहिए जिन्हें ये निकाल दिया इन्होंने कि ये तो बेकार है, इन्हें क्या पता, हम सन्यासी हैं। तो ये सब भेद के साथ अगर ये संसद शुरू होगी तो ये और भेद का कारण बन जाएगी, इनमें और परेशानियां शुरू हो जाएंगी। आपके हिसाब से, आपकी नजरों में, क्योंकि देश में कांग्रेस के शंकराचार्य और बीजेपी के शंकराचार्य हो रहा है, तो आपके आधार पे देश के 4 शंकराचार्य, प्रमुख शंकराचार्य कौन से हैं? जैसे पुरी में स्वामी निश्चलानंद जी, काशी में विराजमान है स्वामी वासुदेवानंद जी, बद्रीनाथ के प्रमुख हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, द्वारका पीठ में जो वहाँ का कार्य सब देखते हैं वह है स्वामी सदानंद जी। ये लोग हैं जो कार्य कर रहे हैं। श्रृंगेरी मठ के जो प्रमुख हैं पूज्यपाद भारती तीर्थ जी, तो ये लोगों के क्षेत्र आदिगुरु शंकराचार्य बांट गए हैं। जी। तो उसी अनुसार अब फिर से उन्हीं जो क्षेत्र उन्होंने कार्य क्षेत्र दिए हैं उसी के अनुसार ये नियंत्रित करें और मंदिर आदि उसी अनुसार, ये पुरोहित वर्ग उसी अनुसार कार्य करे। देखते ही देखते कुछ महीनों के अंदर जो सनातन सिस्टम है वो चेंज होने लग जाएगा। जी गुरुजी, अब एक प्रमुख सवाल है कि धर्म और संप्रदाय, इस पर हम आना चाहेंगे। देश में इस वक्त बहुत संप्रदाय हैं। अब इसमें आपकी टिप्पणी, क्योंकि आप रिसर्च कर रहे हैं, भारत के कई शिक्षा नीति वगैरह में भी आपका काफ़ी बड़ा योगदान है, तो आपके नज़रों में या आपके विचारों से क्या जैनिज़्म, बौद्धिज़्म, इस्लाम आदि, स्वामीनारायण संप्रदाय आदि कई संप्रदाय हैं देश में, आदि ये सब धर्म है या संप्रदाय है? ये संप्रदाय है। क्या जैनिज्म संप्रदाय है? जी, क्योंकि धर्म तो सैद्धांतिक होता है जी, वह कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये सब संप्रदाय ही हैं जी, और इनके अपने मत होते हैं, पूजा के अपने मत हैं, रख रखाव के अपने मत हैं, रहने के अपने मत हैं। तो अब दूसरा माननीय अदालत ने भी जैनिज़ को एक अलग संप्रदाय कहिए, धर्म कहिए, वो मान लिया है। बुद्धिज़्म को भी मान लिया है, सिखिज़्म को भी मान लिया है। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। तो अब तो स्थिति ये है कि जैसे हिंदू वैसे ये सब। तो जैसा कि कुलवृक्ष जो भारतीय वंशावली को लिखता है, और भारतीय वंशावली, हिंदू वंशावली का ग्लोबल मंच भी है, जो आपके पूर्वजों की वंशावली की खोज भी करता है, साथ में लिखता है और खोज करता है। और आप यहाँ पर कुल देवी, गोत्र आदि की रिसर्च भी करा सकते हैं और सही गोत्र और कुल देवी के बारे में जान सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और एक मैसेज आप हमें दें? ये सुन के तो मैं बड़ा आह्लादित हुआ। यह अद्भुत कार्य है जो आप कर रहे हैं, और देखा जाए तो केवल हिंदू धर्म में ही ये संभव भी है जी, कि हजारों वर्ष की जो रचना है, रेखाएं हैं जी, वो हमें आज भी मिलती है जी। बाकी और कहीं नहीं है पूरी दुनिया में ये जी। लोग 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 6 पीढ़ी तक तो जानते हैं, लेकिन यहाँ तो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी 30, 32 पीढ़ी लोग जानते हैं कि होती हैं, लेकिन पता नहीं। मुझे भी रुचि है जी कि 30 पीढ़ी पहले मैं कौन था, मेरे वंशज कौन थे जी, या मैं जिनका वंशज हूँ वो कौन लोग थे जी, वो क्या करते थे, उनका क्या व्यापार था जी, या क्या उनमें कोई संत हुए, क्या उनमें कोई राजकार्य में लगे, या जो भी है। तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं जी, मैं इसकी हृदय से सराहना करता हूँ और बहुत सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आपने जितने बड़े लेवल पर काम किया है और भी बड़ा लेवल आपका हो, और आपने जो ग्लोबल हिंदुओं को उनकी वास्तविक पहचान से परिचित कराया है। ये कार्य बहुत अद्भुत है, और अगर ये कार्य बढ़ता है
और बाकी मत पंथ भी इसे स्वीकारते हैं, क्योंकि मूलतः तो वो भी हिंदू हैं, मूलतः तो बहुत सारे मुसलमान भी हिंदू ही मिलेंगे। तो वो अगर करते हैं तो उनके सोचने समझने के तरीके बदल जाएंगे और लोग यूनाइटेड हो जाएंगे। इसका मैं तो सामाजिक महत्व भी देख रहा हूँ। तो ये कार्य बहुत अच्छा है और ये कार्य खूब फले फूले, और इसमें यदि मैं या मेरे जैसे लोग किसी काम आ सके तो हमको ये कार्य करके बहुत सुख मिलेगा। गुरुजी, पारिवारिक इतिहास का क्या महत्व है और हमें क्यों उसको प्रिजर्व करना चाहिए? यानी यहाँ हम बात कर रहे हैं, क्या हमें अपने पूर्वजों के इतिहास को, वर्तमान को प्रिजर्व करना चाहिए आने वाली भविष्य की पीढ़ी को देने के लिए? बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरीके से हम अपने देश के इतिहास को प्रिजर्व करते हैं और हमने नहीं किया तो दंश भुगत रहे ना। आज कोई भी आता है कमेंट करके चला जाता है। मैकॉले ने कमेंट कर दिया या विल्सन ने कमेंट कर दिया, मैक्स मुलर ने कमेंट कर दिया। तो अगर हमारे पास हमारे देश का वो इतिहास होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। दूसरी चीज ये है, ठीक इसी तरीके से यदि मैं कौन हूँ 30 पीढ़ी पहले से जो मैं चला आ रहा हूँ, मतलब मेरे वंशजों के कारण जो मैं चला आ रहा हूँ, मैं कौन हूँ, जयसिंह कौन थे हैं, और दक्षिण भारत के लोग कौन थे, तो हम ये सब पता लगा सकते हैं कौन कहाँ से आया, कौन कहाँ से गया। आर्यन थ्योरी जैसी थ्योरी तो डेवलप ही नहीं हो सकती थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है और ये जरूर होना चाहिए और इससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। हर प्रकार की सामाजिक चेतना और समाज को जोड़ने के लिए ये कार्य आपका बहुत उचित है। ये कार्य तो होना चाहिए और ये हम सबकी जिम्मेदारी बनता है, दायित्व बनता है कि हम इसको देखें। अच्छा, इससे देखिए एक चीज और भी है, भाषा का इतिहास क्या रहा ये भी पता चला जाएगा। भारत कितने बड़े सोने की चिड़िया अथवा शेर थी या क्या था ये भी पता चला जाएगा। राम जी, कृष्ण जी, उनके समय में क्या क्या होता था। हो सकता है मेरे आपके वंश का कोई व्यक्ति उनके समय में हो, तो हमें उस समय का जो इतिहास पता चलेगा वो तो सबसे अद्भुत इतिहास होगा। तो ये एक बहुत श्रेष्ठ कार्य आप कर रहे हैं। बहुत कठिन है ये कार्य, आसान तो नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन आपको प्रभु शक्ति दें और हम जैसे सभी लोगों के शुभकामनाएं आपके साथ हैं। इस विषय में मैं एक बात और कहना चाहूँगा और आपसे ये बात सीधे सीधे संबंधित है कि मुझे मेरे बारे में जानने के लिए मुझे कुलवृक्ष से मिलना चाहिए। मैं तो मिलूंगा, अलग से बैठूंगा और ये सोच के बैठूंगा कि मैं कौन था, मेरी मूल जाति क्या थी। मेरी जाति हमारे यहाँ ज्ञाति है, ज्ञाति है। हाँ, तो हम कौन थे, ये आज की वाली जाति की मैं बात नहीं कर रहा, ये वो कि हम लोग कौन थे, हम क्या करते थे, हमारे पुरखे क्या करते थे, ये सारी चीजें हमको पता चलेंगी। तो मैं आपको अपनी डिटेल्स दूंगा, आप लोग भी अपनी डिटेल्स शेयर करिए जिससे कि आप कौन थे आपको ये पता लगना चाहिए। और उसके बाद एक चीज, मैं तो थोड़ी सोच राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, तो मैं उस नाते भी सोच रहा हूँ कि जो मैं देश के हाल देख रहा हूँ तो बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई बहनों को ये पता चलेगा कि अरे वो तो जाति से ये थे, वो तो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण थे, वह तो राजस्थान के ब्राह्मण थे। ऐसी बहुत सारी चीजें उनको पता चलेगी। तो ये जो मन का भेद है ये भी खत्म होगा। अभी तो हम कह देते हैं कि भाई आप तो कन्वर्टेड मुस्लिम है, आप, तब हमारे पास फैक्ट्स होंगे। तो मैं आपसे इस मामले में जुड़ूंगा और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है कि अपना डाटा दीजिए जिससे कि आपको आपके बारे में पता चल सके। तो आज हमने बहुत सारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में, धर्म के बारे में, अध्यात्म के बारे में हमने आज जानकारी अर्जित करी है और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने हमारे दर्शकों के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दिया और आपने अपनी बात हमारे साथ रखी। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम निवेदित है, कृपया स्वीकार कीजिए।
आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और हृदय से मैं चाहता हूँ कि आपका कार्य और पुष्पित पल्लवित हो। संस्कार, जिसकी बुनियाद में होती है परंपरा, और हम कुलवृक्ष संजोते हैं, सींचते हैं परंपरा के जड़ों को, आपके पुरखों के इतिहास को। और अगर आप अपने पूर्वजों को जानना चाहते हैं तो आइए हमारी वेबसाइट www.kulvriksh.in पर या फिर हमें कॉल कीजिए और बनाइए अपनी फैमिली ट्री।